हेलो दोस्तों, ITI फाउंड्री मैन ट्रेड में आप लोगों को स्वागत है। मैं खाना खा रहा हूँ, चूड़ा खा रहा हूँ, भुंजल देख लीजिए चूड़ा। आज मैं आप लोगों को ITI ट्रेड के बारे में जानकारी दूंगा। मोल्डिंग सैंड मोल्डिंग सैंड मोल्डिंग सैंड मोल्डिंग सैंड फाउंड्री में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। मोल्डिंग सैंड फाउंड्री में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। मोल्ड तथा कोर बनाने के लिए सैंड का प्रयोग किया जाता है। सभी तरह की सैंड आंधी, वर्षा, लहरों तथा चट्टानों से टूटकर बनती है। ITI फाउंड्री मैन ट्रेड में मोल्डिंग सैंड सभी जितने भी चट्टान, पत्थर वर्षा के टूटने से सैंड का निर्माण होता है। अलग अलग की सभी चट्टानों को टूटने से बनी सैंड को फाउंड्री में प्रयोग किया जाता है। चट्टान, वर्षा, आंधी, तूफान के कारण जितने भी टूटकर वो मोल्डिंग सैंड का निर्माण होता है। सैंड का निर्माण होने के बाद ये फाउंड्री मैन में ट्रेड में काम आता है। आमतौर पर नदियों के किनारों में लगे सैंड को ढेर तल से प्राप्त मोल्डिंग सैंड का फाउंड्री में प्रयोग किया जाता है। मोल्डिंग सैंड की विशेषताएं। फाउंड्री में प्रयुक्त होने वाली सैंड निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। आवश्यकता है कि इनमें से एक भी कमी सैंड को मोल्डिंग सैंड के अयोग्य बना सकती है। अतः यह सभी विशेषताएं एक अच्छे मोल्डिंग सैंड में विद्यमान होनी चाहिए। संरचना एवं पारगम्य। पिघली हुई धातु में सदैव कुछ मात्रा में घुली हुई गैस विद्यमान होती है, जो धातु के जमने पर निकलने लगती है। इसी तरह पिघली हुई धातु में मोल्ड में उड़ेली जाती है, तो मोल्ड की नमी विशेषताएं तौर की जलीयांश और आर्द्र राख इत्यादि के रूप में विद्यमान कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अतः इस प्रकार बनी हुई भाप कार्बन डाइऑक्साइड या पिघली धातु गुलित गैसों से बाहर निकलकर करने के लिए रास्ता देने के लिए यह आवश्यक है कि सैंड में उपयुक्त मात्रा में संरचनात्मक प्रोग्राम गुण, अतः इन्हें बाहर जाने के मार्ग नहीं मिलता है। मोल्ड इन गैसों को दबाव से फट जाता है कि फिर कास्टिंग के बाद छिद्र नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। मोल्ड जब गैस में फट जाता है तो कास्टिंग के दोष के नाम से मोल्डिंग सैंड। सुघट्यता का मतलब होता है यह मोल्डिंग सैंड का मोल्डिंग सैंड का वह गुण है जिसके कारण कुटाई होने पर मोल्डिंग सैंड फैलकर पैटर्न के चारों ओर तथा मोल्डिंग बॉक्स के समस्त खाली स्थानों में धारण करती है। सुघटता है जो मोल्डिंग सैंड के गुण यह है कि कुटाई पर मोल्डिंग सैंड के चारों ओर लगाकर मोल्डिंग बैग्स को समस्त खाली किया जाता है और भाली भांति संकुचित हो जाती है। मोल्डिंग पैटर्न जैसी आकृति है। इस गुण के अभाव से सैंड में इच्छित माप व आकृति में सही मोल्ड बनाए जाते हैं। असमंजसता देखिए, मोल्डिंग सैंड का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थों से अर्थात वह चिपक जाती है, असमंजसता कहलाता है। मोल्डिंग सैंड वैसा पदार्थ है जो जब पिघली हुई धातु में डाला जाता है तो वो मोल्डिंग सैंड चिपक जाता है। इस मोल्डिंग बॉक्स कहा जाता है। मोल्डिंग बॉक्स हिलाने डुलानों पर भी टूट सकता है। इसी प्रकार प्रबलतम
इतने भारी पिंड को रोकने में सफल होती है, क्योंकि सैंड में असमंजसता गुण के प्रभाव से ही सैंड उनके पृष्ठ से चिपक कर भाली बाती जकड़ लेती है। संजकता, यह गुण जिसके कारण सैंड कण आपस में एक दूसरे में चिपक जाते हैं समंजकता कहलाते हैं। इस गुण का मोल्ड के अंदर गलित धातु प्रवाह को सैंड में गिरने से बह जाने की संभावना कम होती है। यदि सैंड में इस गुण का होगा तब पिघली धातु को उड़ेली जाएगी, तो उसके दाब के प्रभाव से मोल्ड के किनारे व पृष्ठ टूट जाती है और आंशिक रूप से टूट जाती है। अतः आर्द्रता अवस्था में सैंड का यह गुण जिसके बंधन कहलाता है। जब मोल्ड सैंड को ओवन ITI फाउंड्री में ट्रेड, आप लोगों को मैं बताने जा रहा था, जब आप YouTube चैनल पर किसी भी कोर्स के बारे में आप बताते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को ध्यान से करना चाहिए। कोर बॉक्स मोल्डिंग फाउंड्री में ट्रेड में कोर बॉक्स ऐसा होता है, कोर बॉक्स की सहायता से बनाया जाता है, जिसके माध्यम से जब धातु को एक बक्से में डाला जाता है तो वह चिपक जाती है। मोल्डिंग सैंड है ना, जो वह टूटने का डर रहता है। फाउंड्री में ट्रेड में मोल्डिंग सैंड टूटने का डर रहता है। आप लोगों को ग्राइंडिंग एवं डीलिंग कास्टिंग विधियाँ। मोल्डिंग सैंड में कास्टिंग कैसे किया जाता है। धातु के सामान्य सैंड को मोल्ड में कास्ट कर सकते हैं, परंतु इन सैंड कास्टिंग मोल्ड को एक बार भी उपयोग में लाया जाता है, ताकि कास्टिंग की प्रक्रिया के बाद इन सैंड को मोल्ड को तोड़ दिया जाता है। अतः इस समस्या को अस्थायी मोल्ड का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कास्टिंग विधियाँ जो व्यावसायिक तौर पर महत्वपूर्ण है, उनका वर्णन किया जाता है। डाई कास्टिंग, अपकेंद्रिंग कास्टिंग, सेंट्रीफ्रेंग कास्टिंग, स्लैम कास्टिंग, सतत कास्टिंग, अस्थायी मोल्ड कास्टिंग। डाई कास्टिंग दो प्रकार की होती है। निम्न दाब डाई कास्टिंग हाल ही में विकसित हुई, जिसके द्वारा कास्टिंग को दोष रहित बनाया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योगों में इंजन, सिलेंडर हैंड तथा सिलेंडर बॉक्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में मोटर रोटर के पास्ट बनाने में। विभिन्न दाब डाई कास्टिंग के निम्न विशेषताएं हैं। ग्रेविटी डाई कास्टिंग की तुलना में निम्न डाई कास्टिंग की उत्पादकता उच्च होती है। इनका यंत्रीकरण आसान होता है। मशीन तथा फैटलिंग आदि के लिए कम निवेश करना पड़ता है। यह गेटिंग सिस्टम को कम करता है। निम्न दाब कास्टिंग मशीन दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की मशीन में गैसीय दाब को तरल मिश्र धातुओं को क्रूसिबल की दीवारों पर लगाते हैं। भट्ठी समय यंत्र तथा ग्रेविटी डाई कास्टिंग मशीन इत्यादि। निम्न डाई कास्टिंग में इंडक्शन भट्ठी का उपयोग क्रूसिबल मशीन इत्यादि निम्न डाई कास्टिंग इंडक्शन भट्टी में होता है। निम्न दाब डाई कास्टिंग के समय यंत्र एक सहायक यूनिट है, जो सिलेंडर या केंद्रीय सप्लाई प्रक्रम से संपादित संपीड़ित वायु को भरने में लगे समय की गणना करने के लिए काम आता है, जो इसका दबाव को कम तथा स्लैबिटाइट करता है तथा कास्टिंग को दृढ़ीकरण के बाद प्रयोग में आने वाला गैसों को हटाया जाता है। निम्न दाब डाई कास्टिंग आधुनिक डिजाइन स्वचालित दाब नियंत्रण यंत्र से युक्त होते हैं। वे पूरी कास्टिंग प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं तथा
मशीनिंग क्रिया को सरल बनाते हैं। भट्ठी में क्रूसिबल एक प्लेट के साथ स्केल्ड है, जिसके कास्टिंग मशीन की स्थिति पॉजिटिव गैस के प्रभाव को कम करती है। कास्टिंग विधियाँ के अंतर्गत मिश्र धातु को क्रूसिबल के बाहर दबा होता है। धात्विक मोल्ड को ढलवा लोहा का बना होता है तथा कोर इस्पात या सैंड मिश्रण का बना होता है। अतः कोर में कुछ विकृति सहने का समर्थ होती है, तो संभवतः कोर मोल्डिंग सैंड में बनाए जाते हैं। गेट में मिश्र धातु में प्रवाह की गति 1.5 मीटर प्रति सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। डाई केविटी तथा Al2O2 की परत चढ़ी होती है, जबकि डाई को 573 से 723 केल्विन तापमान पर पुनः गर्म किया जाता है। इस प्रकार तापमान की दीवार मोटाई पर निर्भर करता है। दूसरी प्रकार की मशीन में गैसीय दाब को न सिर्फ तरल मिश्र धातुओं पर बल्कि पूरी भट्ठी के अंदर लाया जाता है, जो कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया। यह भट्ठी 2 क्रूसिबल युक्त होते हैं। बाहरी कास्ट लौह क्रूसिबल एक ग्रेफाइट क्रूसिबल से घिरा होता है, जो तरल मिश्र धातु को रोक कर रखता है। निम्न दाब डाई कास्टिंग के तापमान को 2 स्थानों पर मापा जाता है। ग्रेफाइट क्रूसिबल में इमर्थन थर्कोपोल मम्मी पानी ला तो जमीन पानी लाना पी लेके आओ। अब केंद्रिक कास्टिंग इस प्रक्रम में उच्च दाब डाई कास्टिंग, हाई प्रोकेस डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग विधि से विपरीत उच्च दाब डाई कास्टिंग का मशीन को तरल मिश्र धातुओं में डाई केविटी 7 से 70 MPa दाब पर प्रभावित करती है। हॉट चैम्बर मशीन का उपयोग लैंड टीन तथा जिंक मिश्र धातुओं के लिए तथा कोल्ड चैम्बर मशीन का उपयोग एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा कॉपर मिश्र धातुओं की कास्टिंग के लिए किया जाता है। प्राचीन काल की मशीन से तरल धातु पर लगने वाला दाब 7 से 15 MPa संभव हो पाता, जबकि मोल्ड चैम्बर मशीनों 200 MPa तक की दाब की होती है। डाई का डिजाइन तरल मिश्र धातु के ताप, मिश्र धातु की कंपोटिबिलिटी तथा कास्टिंग के आकार पर निर्भर करती है। इन दिनों का हॉट चैम्बर प्रकार का मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जिसका दाब 10 से 60 MPa तक होता है। प्लंजर सामान्यतः हाइड्रोलिक चालित है, जो मिश्र धातु को 300 MPa दाब पर लगता है। कोल्ड चैम्बर मशीन के तरल मिश्र धातुओं के मशीन के बाहर अलग अलग भट्ठी में रखा जाता है तथा धातु शुद्ध मात्रा में रखकर दाब चैम्बर में हॉट चैम्बर मशीन। अब केंद्रीय कास्टिंग सेंट्रल कास्टिंग। इस प्रक्रम को द्रव फोर्जन भी कहा जाता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत धातु उड़ेलने समय मोल्ड को उच्च गति में घुमाया जाता है। अब केंद्रीय बल के कारण पिघली धातु मोल्ड के केंद्र से उसके भीतरी पृष्ठ की ओर जाती है और पर्याप्त दाब से उस पर टकराने के फलस्वरूप समस्त भीतरी पृष्ठ समान मोटाई के धातु जमा कर पिंडित हो जाती है। इस प्रक्रम के द्वारा समतित आकृतियों की वस्तुओं की कास्टिंग सुगमता पूर्वक की जाती है। खोखली बेलनाकार वस्तुओं एवं अन्य सममित वस्तुओं को बिना कोर के सुविधाजनक ढंग से ढालने के लिए अपकेंद्री कास्टिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। फाउंड्री मैन ट्रेड का इंट्रोडक्शन मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, अगले वीडियो में ये बताने। इस मशीन की घूर्णता अक्ष या तो क्षैतिज होती है या ऊर्ध्वाधर होती है।
चित्र एक क्षैतिज अपकेंद्री कास्टिंग मशीन का आरेख दिखाया गया है, जिसमें पिघली धातु को लैंडर से बहुत तेज से चक्कर लगाने वाले मोल्ड की कोटर को उड़ेल दिया जाता है। धातु को जल्दी जमने के लिए मोल्ड के बाहरी भाग में जल का सिंचन किया जाता है। अपकेंद्री कास्टिंग से अच्छी उत्कृष्टता की परिशुद्धता ढाली गई वस्तुओं पर बनाई जाती है। मोल्ड की आकृति के आधार पर अपकेंद्री कास्टिंग को निम्न प्रकार का वर्गीकृत किया जाता है। सही अपकेंद्रीय कास्टिंग, जब मोल्ड अपने अक्ष पर घुमाया जाता है तब धातु को इस प्रकार उड़ेल दिया जाता है, जो कि क्षैतिज स्थिति में होता है या ऊर्ध्वाधर से 0 से 90 डिग्री के बीच में झुका होता है। फिर भी क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन सामान्यतः हम प्रयोग में लेते हैं। जब यह घूमता है तो अपकेंद्री बल द्वारा पिघली धातु को जमने देते। इस प्रकार की खोखलिंग कास्टिंग का निर्माण होता है। अर्ध अपकेंद्रीय कास्टिंग, इसमें मोल्ड अपने केंद्रीय ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घूमता है तथा मोल्ड का अक्ष वह कास्टिंग के अक्ष एक दूसरे के साथ संपादित होती है। इस विधि को सही अपकेंद्रीय कास्टिंग की अपेक्षा अधिक जटिल कंपोनेंट की कास्टिंग आसानी से की जाती है। यदि कास्टिंग के मध्य छिद्र बनाना हो तो इस विधि में कोर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार व्हील, फ्लाई व्हील, रिंग तथा रोलर बनाने में किया जाता है। अपकेंद्रीय कास्टिंग, सेंटरिंग कास्टिंग, इस विधि में प्लास्क के केंद्रीय ऊर्ध्वाधर अक्ष पर कई सारे मोल्ड को वृत्ताकार में व्यवस्थित कर दिए जाते हैं। प्लास्क ऊर्ध्वाधर के सापेक्ष घूमता है। इसमें मोल्ड का अक्ष कास्टिंग के अक्ष के साथ संपादित नहीं होता है। द्रव धातु के अपकेंद्रीय ढाल के तहत केंद्रीय फीडिंग स्प्रू के सभी मोल्डों को की जाती है। फाउंड्री मैन टेक्नीशियन थ्योरी। अपकेंद्रीय कास्टिंग से लाभ। अपकेंद्रीय कास्टिंग, इसमें उत्पादन की दर उच्च होती है। उच्च गुणवत्ता एवं साफ सतह वाली कास्टिंग प्राप्त की जाती है। इस कास्टिंग में कोर आवश्यकता नहीं होती है। इस कास्टिंग में धातु की दृष्टात्मक दृढ़ता जो कास्टिंग से अच्छी समस्त का प्रभाव करती है। पतले एवं जटिल आकारों की कास्टिंग से आसानी से कास्ट कर सकते हैं। इसमें रनर व राइजर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बनी कास्टिंग को यांत्रिक गुणधर्म बेहतर होते हैं। अपकेंद्रीय कास्टिंग की हानियाँ। अपकेंद्रीय कास्टिंग की हानियाँ निम्नलिखित है। इस विधि में उपयोग आने वाले उपकरणों को इनकी मरम्मत की लागत उच्च होती है। मशीन के नियंत्रण के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। अपकेंद्रीय कास्टिंग में उत्पादन में पिघली हुई धातु को छोटे छोटे अंतरालों में डालने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कास्टिंग की गुणवत्ता एवं रासायनिक घटनों को नियंत्रित करने में परेशानी करती है। निवेश कास्टिंग को लुप्त मोम प्रक्रम भी कहा जाता है। इस विधि में बहुत भारी टॉलरेंज की 0.05 मिमी के भीतर वस्तुओं के कास्ट की आवश्यकता नहीं होती। इस कास्टिंग के अंतर्गत मोम प्लास्टिक अथवा जमाए हुए पारे धात्विक मोल्डर में डालकर एक पैटर्न तैयार किया जाता है। इस पैटर्न को निवेश पदार्थ का मोल्ड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निवेश पदार्थ एक उच्च ताप सह पदार्थ एवं एक सरल बाइंडर का मिश्रण होता है। यह निवेश मोल्ड कास्टिंग बनाने के काम में आता है। निवेश कास्टिंग के प्रक्रम के अंतर्गत एक गलनीय मिश्र धातु से एक मास्टर पैटर्न बनाया जाता है, जिसके चारों ओर एक मोल्ड बनाया जाता है। इस मोल्ड में संचकन सैंड नहीं होती, बल्कि जिलेटिन या निम्न गलनांक की एक मिश्र धातु होती है। इस पैटर्न का उपयोग परंपरागत संकुचन के लिए बेहतर सतह फिनिशिंग एवं विनिमय
के कारण लगभग मशीन क्रियाओं को दूर किया जाता है। इस विधि में मोल्ड को धातु को उड़ेलने से पहले गर्म किया जाता है, अतः कम त्रुटि वाले बेहतर कास्टिंग से प्राप्त किया जाता है। बहुत पतले भागों 0.75 mm तक को इस विधि द्वारा कास्ट किया जाता है। निवेश कास्टिंग की हानियाँ। निवेश कास्टिंग निम्नलिखित हानियाँ होती है। निवेश कास्टिंग की निम्नलिखित एक पैटर्न से एक ही कास्टिंग बनाई जाती है, अतः यह महंगी होती है। इस विधि द्वारा भारी कास्टिंग का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इस विधि द्वारा 5 किग्रा तक की कास्टिंग बनाई जा सकती है। सामान्यतः इनकी कास्टिंग प्रक्रिया धीमी होती है, परिणामतः कास्टिंग प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इस विधि में बनने वाली कास्टिंग में कोर की आवश्यकता होती है, जो अपेक्षाकृत बनाने में कठिन होती है। निवेश कास्टिंग का उपयोग। निवेश कास्टिंग इसका उपयोग टरबाइन के ब्लेड, टाइपराइटर आदि बनाने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जटिल आकार की कास्टिंग जैसे ऑटोमोबाइल उपकरण के मशीनों जैसे टूल जैसे मिलिंग कटर, डाई इंस्टर आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। फ्लश कास्टिंग अस्थायी मोल्ड कास्टिंग की विधि की एक परंपरागत है। स्लड कास्टिंग की विधि कास्ट होलो उत्पादन जैसे सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि बनाने के लिए प्रभावित की जाती है। इस प्रकार के होलो में कास्टिंग में होलो कास्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर अति शुद्धता वाली कास्टिंग की आवश्यकता नहीं हो, जिनका उपयोग अभियांत्रिक उद्योगों में नहीं होता है, उस स्थान पर कास्टिंग का उपयोग किया जाता है। अश्लेषा कास्टिंग विधि में कोर की नहीं होती, इसलिए धातुओं की पतली दीवारों को होलो में तैयार किया जाता है। इस धातु को मोल्ड धातु के बने होते हैं, इस कारण धातुओं में डाला जाता है। खंडित मोल्ड को धातु में मोल्ड भरने के बाद धातु को एक पिघली हुई धातु को मोल्ड से बाहर निकाला जाता है। असलाह कास्टिंग से लाभ। असलाह कास्टिंग से निम्नलिखित लाभ है। इस विधि से हल्की तथा पतली खोखली कास्टिंग आसानी से बनाई जा सकती है। इसमें खोखली कास्टिंग बनाने के लिए कोर की आवश्यकता नहीं होती है। अलौह धातुओं का उपयोग करके जटिल आकारों की कास्टिंग जैसे मूर्तियाँ, आभूषण बनाई जाती है। असलाह कास्टिंग की हानियाँ। असलाह कास्टिंग की हानियाँ निम्नलिखित है। यह विधि इंजीनियरिंग आवश्यक के लिए निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें कास्टिंग की मोटाई एक समान नहीं होती है। इस विधि से प्राप्त कास्टिंग की आंतरिक सतह चिकनी नहीं होती है। इस विधि से वांछित आकारों की कास्टिंग प्राप्त नहीं की जा सकती। सतत कास्टिंग को स्टैंड कास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि से एक समान आकार की बड़ी कास्टिंग का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में मुख्यतः पीतल, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम आदि धातु की कास्टिंग की जाती है। इस विधि में पिघली हुई धातु के प्रकार को कूल्ड मोल्ड के एक सिरे में डाला जाता है तथा जमे हुए भाग को दूसरे सिरे से प्राप्त किया जाता है। सतह कास्टिंग विधि का उपयोग प्राथमिक धात्विक जैसे बिलेटन, रोड, पटरिया, प्लेट, ट्यूब आदि बनाने में किया जाता है। यह विधि मुख्यतः धातु उत्पादन के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों में प्रयुक्त होती है। नीचे दिए गए सतह कास्टिंग की मशीन के आधार पर दर्शाया गया है। अब केंद्रीय कास्टिंग से लाभ। दोष। उच्च उड़ेलने प्रताप का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाइंडर्स की मात्रा को कम करनी चाहिए। गेटिंग सिस्टम में सुधार करना चाहिए। सूजन। कास्टिंग के पृष्ठ पर पाए जाने वाले अवांछित उभार को सूजन कहते हैं। कास्टिंग के पृष्ठ पर बने उभार तथा धातु के दाब के परिणाम स्वरूप होते हैं। तरल के बाद दाब के कारण मोल्ड की सैंड अंदर दब जाती है। इस अतिरिक्त स्थान में पिघली धातु को प्रविष्ट हो जाती। ठंडा होने पर यह अंग सूजन के रूप में देता है। दोष निवारण। मोल्ड को उचित आलंबन प्रदान किया जाना चाहिए। मोल्ड तथा कोर को समर्थ वृद्धि कर देना चाहिए।
मोल्ड की अधिक कुटाई की जानी चाहिए। कठोर चकत्थे पार्य उन कास्टिंगों में पृष्ठ या दोष उत्पन्न होता है जिसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। मोल्डिंग सैंड द्वारा विभिन्न स्थानों पर धातु स्थायित्व दुरुत्सीलन हो जाने से ही चकत्ते बन जाते हैं तथा दुरुत्सीलन से प्रभावित अस्थायी स्थानों की संरचना श्वेत ढलवा लोहे में परिवर्तित हो जाने के कारण यह भाग अपेक्षाकृत अधिक कठोर हो जाते हैं। दोष धातु संगठन में आवश्यक परिवर्तन कर उपयुक्त मात्रा में निकाल लेना चाहिए। कास्टिंग की डिजाइन की आवश्यकता में सुधार देना चाहिए। संबलन धातु पिंडन के दौरान या उसके बाद कास्टिंग में होने वाले अनावश्यक विरूपण को संगलन कहा जाता है। ऐसा कास्टिंग के विभिन्न अंगों में होने वाले विभेदन पिंडा द्वारा उत्पन्न प्रबलता होती है। दोष निवारण कास्टिंग की दोषपूर्ण डिजाइन में आवश्यक सुधार कर विशाल चौरस पृष्ठों को समाप्त कर देना चाहिए। कास्टिंग में विभेदकों पिंडन को रोकने के सफल प्रयास करना चाहिए। संतुलन मोल्ड बॉक्स में असमंजन अथवा कोर को बैठाते समय सैंड के छिद्र जाने पर अनावश्यक दब जाने से मोल्ड पृष्ठ में होने वाली विरूपण को संतुलन कहते हैं। दोष मोल्ड बॉक्स को उचित मरम्मत कर देना चाहिए या फिर उसे मोल्ड कोर को असमंजन समय सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्षरण धातु को उड़ेलते समय जब तरल धातु को मोल्ड के बाहर निकाल दिया जाता है तो इसे धातु को क्षरण कहते हैं। धातु क्षरण से मोल्ड खाली रह जाने से कास्टिंग अपूर्ण हो जाती है। दोष निवारण मोल्डिंग बॉक्स में बदल देना चाहिए। मोल्डिंग विधि के आवश्यक सुधार कर देना चाहिए। पात सैंड के मोल्ड को किसी भाग को टूटकर पिघली धातु को गिर जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष कास्टिंग के अनियमित विरूपण के कारण उत्पन्न होता है। दोष निवारण सैंड संगठन में परिवर्तन करके इसकी आर्द्र सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। कीलो प्रबलकों इत्यादि द्वारा आवश्यक प्रबल प्रदान करना चाहिए। मोल्ड की अधिक कठोर कुटाई करनी चाहिए। गलन जब पिघली धातु को मोल्ड के अंदर सैंड को संपर्क में आती तो अधिक ऊष्मा के कारण सैंड पिघलकर कास्टिंग के पृष्ठ पर चिपक जाती है। यह दोष कास्टिंग के ऊपर एक अच्छे चमकीले पृष्ठ के रूप में दिखाई पड़ती है। दोष फैकलन सैंड की कोटि को उन्नत कर देना चाहिए। उड़ेलन ताप का समायोजित कर देना चाहिए। गेटिंग सिस्टम में सुधार करना चाहिए। विस्थापन से तात्पर्य दो परस्पर मिलाने वाले पृष्ठों के बीच असंरेख जिसके कारण उनके बीच कुछ जगह जाने से उनकी संबंधित अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यह विस्थापन तो मोल्ड के दोनों खंडों को पृष्ठकरण पृष्ठ या फिर प्रिंटों पर सकता है। यह विस्थापन पृथक्करण पृष्ठ होता है तो इसे मोल्ड विस्थापन कहा जाता है। यदि विस्थापन को प्रिंट पर होता है तो इन्हें कोर विस्थापन भी कहा जाता है। दोष निवारण कोन के उपयुक्त आलम्बन प्रदान करना चाहिए। पिनों को तो या तो मरम्मत करनी चाहिए या उन्हें फिर बदल देना चाहिए। मोल्डिंग सैंड को कोर को बढ़ा देना चाहिए। कोर को ठीक प्रकार से समर्पित करना चाहिए। कोर बॉक्स की आवश्यक सुधार कर उन्हें बदल देना चाहिए। व्याय संकुचन जब मोल्ड में अत्यधिक ताप पर धातु को उड़ेली जाती है तो इसकी सैंड की पतली बाह्य परत में पर्याप्त प्रसार होता है। यदि यह परत अपनी पूरी अवस्था में न लौट पाए तब शेष सैंड से पृथक हो जाए तो यह कास्टिंग के पृष्ठ चिपक कर एक अनियमित रेखी जैसी प्रतीत होती है। इसे भी व्याय संकुचन या मूसरपूछ कहा जाता है। यदि बहुत थोड़ी सी मात्रा में सैंड कास्टिंग से चिपक जाए तो उन्हें मूल पूछ तब जब अधिक मात्रा में चिपके तो इसे व्याय संकुचन कहा जाता है। यह दोष पार्य उच्च गलन धातुओं की कास्टिंग पाए जाते हैं। लोहा एवं इस्पात इसका निवारण पृष्ठ के सतह को समाप्त कर देना चाहिए। सैंड को दहनीय योजना का अनुपात बढ़ा देना चाहिए। मोल्ड की कठोरता को कम कर देना चाहिए। कास्टिंग दोषों का निवारण कास्टिंग में कुछ छोटे दोष निवारण रिपेयर करके किया जाता है अतः रिपेयर करने से कुछ महत्वपूर्ण विधियां निम्न चीज कोल्ड वेल्डिंग यह विधि सतह पर मौजूद क्रैक या कैविटी को
रिपेयर करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिसका बाद में मशीनन नहीं किया जा सकता है। इसमें बहुत से फिलर पदार्थ जैसे इस्पात, तांबा निकल आदि बहुत उपयोग किया जाता है। यह पदार्थ 5 से 6 मिमी व्यास की लंबी छड़ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दरारों को पूरी गहराई पर रिपेयर किया जाता है। हॉल वेल्डिंग, यह विधि बड़े छिद्र, दरार आदि रिपेयर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कास्टिंग की वेल्डिंग करने से पहले इसमें 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक पूर्व तापित किया जाता है, जिसमें दरारें तथा तनाव तक रखा जाता है। इसके बाद ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग या विद्युत आकारित वेल्डिंग से दोस्तों को रिपेयर किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त की गई फिलर रोल्ड का संगठन होता है। वेल्डिंग करने के बाद कास्टिंग सतह में 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक एनीलिंग करके भट्ठी से बाहर निकलकर इसका शीतलन किया जाता है, जिसमें वेल्डिंग में उत्पन्न चिलिंग बाहर निकल जाती। तरल धायु वेल्डिंग, यह विधि दाब प्रयुक्त की जाती है जब कास्टिंग की सतह पर दरारें या कैविटी बहुत अधिक बड़ी होती है। यह विधि 2 भाग में होती है। इसमें सबसे पहले दरार या कैविटी वाली सतह की सफाई की जाती है। इसके बाद चिकनी मिट्टी के कप या बेसिन की मोल्डिंग की जाती है। इसके बाद संपूर्ण कास्टिंग एक समान रूप में पूर्वतापित किया जाता है तथा पिघली हुई धातु को कप के अंदर डाल दिया जाता है। अतः कास्टिंग को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। धातु छिड़काव के सतह को रिपेयरिंग करने के लिए परमाणुवृत्त धातु की सतह को कास्टिंग की जाती है। यह विधि कास्टिंग के छोटे छोटे आकारों के बीटी या दरारें के रिपेयर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका मशीनन नहीं किया जा सकता है। यह विधि वेल्डिंग के ग्रे आयरन कास्टिंग की सतह को रिपेयर करने के लिए धातु छिड़काव गनन की सहायता से 0.3 से 0.8 मिमी मोटिंग कास्टिंग होती है। यह धातु छिड़काव की गन एक पास में 0.03 मिमी मोटी पर बनाई जाती है। पिघली हुई धातु को छोटी बूंद जो संपीड़न वायु द्वारा बाहर निकलती है, कास्टिंग भाग को रिपेयर करने के लिए पर्याप्त किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों को सही प्रकार से चुनें। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग विधि द्वारा कास्टिंग की जाती है। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग द्वारा किसकी कास्टिंग की जाती है? जिंक की मिश्र धातु की कास्टिंग की जाती है। कोल्ड चेम्बर डाई विधि द्वारा जस्ते के मिश्र धातुओं की, मैग्नीशियम की मिश्र धातुओं की, एल्युमिनियम की मिश्र धातुओं की कास्टिंग की जाती है। अब केंद्रीय कास्टिंग को द्रव फोर्जन कास्टिंग कहा जाता है। स्लैग कास्टिंग विधि को होलो कास्टिंग कहा जाता है। अस्थाई मोल्ड कास्टिंग में डाई मुख्यतः बनी होती है लोहे या इस्पात की बनी होती है। अस्थाई मोल्ड कास्टिंग के डाई 2 भागों में बांटा जाता है। कास्टिंग में पाए जाने वाले बात छिद्र में सरंध्रता, संकुचन व अपूर्णता, तप्त विदावन एवं सूजन पाए जाने वाले दोष हैं। कास्टिंग सतह पर पाए जाने वाले अवांछनीय और उभार को कौन सी दोष कहते हैं? सूजन कहते हैं। कास्टिंग सतह पर कठोर चमकते किसकी अधिक मात्रा से बनाते हैं? सिलिकॉन की मात्रा से बनाते हैं। कास्टिंग में धातु के भीतर गैसों के बुलबुले रह जाने के कारण उत्पन्न दोष कहलाता है। बात छिद्र कहते हैं। कास्टिंग प्रक्रिया में धातु उड़ेलते समय जब धातु को मोल्ड के बाहर में कौन सा दोष कहते हैं? क्षरण कहते हैं। गलन दोष का निवारण उड़ेलन ताप का समायोजन है। गेटिंग सिस्टम में सुधार है। सैंड के मोल्ड को भाग को टूटकर पिघली हुई धातु को गिर जाने पर उत्पन्न दोष होती है, पात होती है। हॉट वेल्डिंग करते समय पहले कास्टिंग को किस तापमान के पूर्व तापित किया जाता है? 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। धातु छिड़काव विधि में छिड़काव गन को कितनी मोटी कोटिंग की जा सकती है? 0.3 से 0.8 mm। धातु छिड़काव गन एक पास में कोटिंग
को कितनी मोटी परत बनाई जाती है? 0.03 mm। कोल्ड वेल्डिंग के फिलर पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस्पात, तांबा, सिलिकॉन सभी प्रयुक्त होते हैं। जब कास्टिंग सतह पर दरारें व कैविटी बहुत अधिक होती है तो प्रयुक्त निस्तापन विधि है तरल पदार्थ वेल्डिंग। मोल्ड के ऊपर बनाने वाले टैंक द्वारा पिघली हुई धातु को पोरिंग बेसिन कहा जाता है। कास्टिंग के नीचे छोटे छिद्रों को कहा जाता है ब्लो होल कहा जाता है। कास्टिंग में गैस साउंडेशन जो कि ब्लो होलों तथा सिकुड़ने के रूप में दिखाया जाता है पोरोसिटी कहा जाता है। बढ़े हुए तापमान पर कास्टिंग में बनी हुई दरारों को कहते हैं गर्म आंसू कहते हैं। धातु के मोल्ड में पिघली हुई धातु को प्रेशर के तहत उड़ेलने को कहा जाता है डाई कास्टिंग कहा जाता है। धातु या एलॉय को ठोस करके के दौरान आयामों में परिवर्तन को कहते हैं कंबाइंड कहते हैं। दरारे का पता लगाने के लिए डाई पेंट्रेन का प्रयोग किया जाता है। किसी फैलाव या खरोच के कारण होने वाले काट के निशान के रूप में कास्टिंग की सतह पर दिखाए जाने वाले दोष को कहते हैं बकल कहते हैं। मोम खोने की प्रक्रिया को घोल में बनाया जाता है उपयुक्त बाइंडर के साथ के मोम के साथ बनाया जाता है। सतत डाई कास्टिंग की प्रक्रिया में मोल्ड को किसकी मदद से ठंडा किया जाता है? प्राथमिक सर्द माध्यमिक सर्द के माध्यम से ठंडा। यह कास्टिंग जो कि पूरी तरह से बनी हुई नहीं हो निम्न में से कहा जाता है मिसस। पिघले हुई धातु को किसमें डालकर अपकेंद्रीय कास्टिंग की जाती है? घूर्णन मोल्ड में। अपकेंद्रीय कास्टिंग द्वारा उत्पादित आम उत्पादन है खोखले सिलेंडर। धातु मोल्ड की मदद से कास्टिंग के निर्माण प्रक्रिया को कहा जाता है डाई कास्टिंग कहा जाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें अर्ध हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट को मोल्ड बनाया जाता है। प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग को और क्या कहा जाता है? अस्थायी कास्टिंग प्रक्रिया। निम्नलिखित विधियों द्वारा इनके दूसरे सतह होती है। निवेश कास्टिंग का दूसरा नाम क्या है? लुप्त मोम प्रक्रम। प्लास्टर मोल्डिंग में प्लास्टर की निम्न पारगम्यता को कमी कैसे दूर किया जाता है? पिघली हुई धातु को निर्वात की स्थिति में डालकर निम्न पारगम्य को दूर किया जाता है। कास्टिंग दोषों को निस्तापन को कोई दो विधियों का नाम लिखिए। कोल्ड वेल्डिंग, हॉट वेल्डिंग, तरल धातु वेल्डिंग, धातु छिड़काव। अस्थायी कास्टिंग की सफाई एवं निरीक्षण। कास्टिंग की प्रक्रिया को पूर्ण होने के पश्चात कास्टिंग के मोल्ड को निकाल दिया जाता है। कास्टिंग के बाद कास्टिंग की सतहों पर अवांछित भागों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रम का सफाई या क्लीनिंग कहा जाता है। निरीक्षण की प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि कास्टिंग के कार्य के लिए बनाई गई उस पर खरी उतरती है या नहीं। फैडलिंग की सफाई की तरह की प्रक्रिया होती है। बड़ी फाउंड्रियों के फैडलिंग के लिए अलग अलग विभाग होती है। कास्टिंग की फैडलिंग। कास्टिंग को मोल्ड के बाहर निकालने के बाद इस पर उपस्थित अनावश्यक भागों को हटाने का पूर्ण किया जाता है कास्टिंग फैडलिंग कहते हैं। फैडलिंग के बाद कोर हटाना। जब कास्टिंग मोल्ड के बाहर निकाला जाता है तब उस पर अवांछित भाग उपस्थित होते हैं जिनमें एक मुख्य भाग होता है। यह कोर की मुश्किलें आती है। कास्टिंग को इनके द्वारा निकाल दिया जाता है जिसके कारण यह टूट जाता है। इन्हें बाहर निकालकर धातु की छड़ की सहायता से निकाला जाता है। भारी कास्टिंग को कोर निकालने के लिए एयर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोब्लारिंग विधि से कोर को निकालने के लिए 25 से 100 बार टाइम उच्च दाब का धोया जाता है। आजकल कोरों को हटाने के लिए हाइड्रो सैंड ब्लास्टिंग विधि का प्रयोग किया जाने लगा है। इस विधि को हाइड्रो सैंड ब्लास्टिंग में मिट्टी को पानी के साथ मिलाया जाता है। इस विधि के एक साथ सुथरी सतह पर कास्टिंग होती है। राइजर गेन एवं राइजर गन को हटाना। कास्टिंग
कास्टिंग पर उपस्थित अवांछनीय भाग जैसे राइजर, गेन एवं राइनर आदि को कास्टिंग के अलग अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है तथा यह विभिन्न प्रकार की विधियाँ कास्टिंग रनर, राइनर आदि की आकार पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन। चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर छेनी के आकार की तरह तीखे होते हैं तथा इसकी सहायता से हम कास्टिंग की सतह को छिलर हटाया जाता है। चिपिंग हैमर मुख्यतः छोटे एवं मध्य आकार की कास्टिंग के बेहतर होते हैं। बड़ी एवं भारी कास्टिंग के लिए न्यूमेटिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। बेहतर परिणाम के लिए हैमर के पतले सिरे को चिकनाई से पदार्थों को जैसे डुबोकर उपयोग किया जाता है। चेनिंग हैमर का प्रयोग लौह धातुओं के अधातुओं को दोनों को किया जाता है। फ्लेनिंग, जब कास्टिंग धातु को भंगुर प्रकृति हो, इस अवस्था में कास्टिंग को इम्पैक्ट भार करवाकर राइजर आदि को हटाया जाता है, परंतु कई बार कास्टिंग के लिए खतरनाक साबित हो जाता है क्योंकि इनमें कंपोट पूरी कास्टिंग के लिए विकृति होती है। यह विधि स्लेटी या श्वेत कास्ट के लिए अति उचित आवश्यक होती है। शियरिंग मशीन कास्टिंग के अनावश्यक भागों को हटाने के लिए निम्नलिखित उचित मशीन शियरिंग तथा पदार्थों की बनी होती है। शियरिंग मशीन का कटर के नाम से उपयोग किया जाता है। साइंग, हालांकि सामान्य आरियों को काटिंग भागों में हटाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, परंतु गति धीमी होती है। पूर्ण क्रिया को अत्यधिक समय लगता है। इस विधि को बैंड सॉ का उपयोग किया जाता है जो आकृति तीव्र प्रक्रिया को पूर्ण करती है। इसका उपयोग लौह एवं धातुओं के लिए किया जाता है, परंतु यह विधि अलौह धातुओं के लिए होती है। एब्रेसिव व्हील कटिंग, इस व्हील मुख्यतः गेट आदि को कास्टिंग के लिए किया जाता है। इस विधि को 500 mm व्यास तक की एब्रेसिव व्हील का उपयोग किया जाता है, जिनकी मोटाई लगभग 3 मिमी तक हो सकती है। इस विधि में उपयोग करने से पहले कास्टिंग को फ्लैक्स या वाइस द्वारा पकड़ा जाता है। इस विधि का प्राप्त कास्टिंग की सतह पर अपेक्षाकृत अन्य कास्टिंग की बेहतर होती है, इसलिए इसकी कास्टिंग को फिनिशिंग के लिए आगे क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि का उपयोग लौह धातुओं को कास्टिंग जैसे स्लेटी कास्ट, लौह धातु वर्धनीय कास्ट आदि इस्पात के लिए किया जाता है। फ्लेम कास्टिंग, उच्च सामर्थ्य में पदार्थ स्टील कास्टिंग से गेट, रनर और राइनर आदि को हटाने के लिए कास्टिंग किया जाता है, क्योंकि इनकी गति तेज होती है, यह किफ़ायती होती है। इस विधि में एसीटिलीन टॉर्च की ज्वाला का उपयोग किया जाता है। इस विधि में टॉर्च का उपयोग मैनुअली किया जाता है। अन्य विधियों द्वारा इसका सीमा मोटाई गेट के रनर परंतु इस विधि द्वारा किया जाता है। आकार में मोटाई राइनर आदि को हटाया जाता है। इसमें टॉर्च के एक भाग से दूसरे भाग तक घुमाया जाता है तथा इसकी विधि कास्टिंग के जिस भाग में होती है वह पहले पूर्ण तापित होता है, ताकि ऑक्सीजन की उच्च मात्रा में उच्च दाब पर टॉर्च के द्वारा डाल दिया जाता है, जिसके कारण धातु बहुत तेजी से, परंतु इस विधि में हानि यह है कि फ्लेम द्वारा कास्टिंग के असमतल एवं कठोर हो जाने के कारण फिनिशिंग आदि क्रियाओं को किया जाता है। ग्राइंडिंग विधि का उपयोग बेहतर सतह फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन का चयन कास्टिंग के आकार तथा प्रकार पर निर्भर करती है। इस विधि में विभिन्न प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन जैसे स्विच फ्रेम ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर तथा फ्लोर स्टैंड ग्राइंडर आदि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में भी कास्टिंग को एब्रेसिव व्हील कास्टिंग के समान फ्लैक्स, वाइस आदि को पकड़ा जाता है तथा इसका एक साथ ज़्यादा कास्टिंग की ग्राइंडिंग करने के लिए फिक्सचरों का उपयोग किया जाता है। रोटरी औजार कास्टिंग की सतह से फिनंस अवांछनीय भागों को हटाने के लिए रोटरी औजार का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग होने वाले औजार सामान्यतः पोर्टेबल होते हैं, जिसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। रोटरी औजारों को चलाने के लिए मुख्यतः बिजली एवं न्यूमेटिक का उपयोग किया जाता है। यह विधि लौह धातुओं जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि से बनी हुई कास्टिंग की सतह फिनिशिंग के लिए बेहतर होती है। एब्रेसिव बेल्ट मशीन, इस मशीन को बेल्ट के 2 रोलर चढ़े होते हैं। एब्रेसिव बेल्ट मशीन ग्राइंडर मशीन का विकसित रूप है। एब्रेसिव बेल्ट के बाहर की ओर से एब्रेसिव ग्रेन चालू किया जाता है, तब बेल्ट घूमने के
घूमने लगता है। यह मशीन उच्च मात्रा में कास्टिंग सतह फिनिशिंग के लिए प्रयुक्त होती है। ट्रिमिंग एवं साइजिंग, विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा कास्टिंग की ट्रिमिंग एवं साइजिंग की जाती है, जैसे शियरिंग, स्ट्रेंटरिंग, प्रेस आदि एवं विधियाँ। कास्टिंग की सतह की सफाई, कास्टिंग को जब मोल्ड के बाहर निकाला जाता है तब अवांछित रूप से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इनके सतहों पर सैंड, गेट, रनर, राइनर आदि अवांछित पदार्थ चिपके होते हैं। अतः हमें कास्टिंग के अंतिम रूप से इसकी सफाई एवं ट्रिमिंग की आवश्यकता होती है। सफाई करने के लिए यह क्रिया फैडलिंग के नाम को भी जाती है। इस विधि द्वारा कास्टिंग की साफ सुथरी चिकनी सतह को प्राप्त किया जाता है। कास्टिंग की सतहों की सफाई करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कास्टिंग के आकार उनकी एवं धातु की निर्भरता करता है और सफाई के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। हस्त विधि, इस विधि को कास्टिंग की सतह की सफाई मैनुअली द्वारा हाथों से की जाती है। इस विधि द्वारा हाथों की सफाई के लिए की जाती है। के लिए तार वाले ब्रश, रेती, संबल आदि का उपयोग किया जाता है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षाकृत धीमी होती है, अतः यह विधियों कम संख्या में कास्टिंग सतह की सफाई के लिए उचित है। यांत्रिक उपकरण विधि, इसमें विभिन्न प्रकार की यांत्रिक मशीनों का उपयोग कास्टिंग सतह को सैंड को हटाने के लिए किया जाता है। टैम्बलिंग धात्विक घटकों की सतह की सफाई एवं पॉलिश करने के लिए एक विधि है, जिसमें धात्विक घटक स्टार के आकार के छोटे हार्ड लौह के टूटे स्टील से बने हुए बैरल में घूमते हैं। बैरल घूमने से यह दोनों टुकड़े आपस में एक दूसरे से घिसते हैं। इस साधारण घर्षण विधि को कास्टिंग सतह में चिपके हुए सैंड को तत्व को सफलतापूर्वक साफ किया जाता है। यह टम्बलिंग बैरल स्टील का बना होता है तथा इनका आकार बेलनाकार, षटकोणीय अथवा अष्टभुजाकार हो सकता है। स्टार के आकार के छोटे लौह के टुकड़ों को मील कहा जाता है। टम्बलिंग मशीन क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करती है। क्षैतिज टम्बलिंग मशीन को कास्टिंग तथा मिलर स्टार को मशीन के ऊपर बने हुए गेट को खोलकर डाला जाता है, अतः गेट को अंदर बाहर कर दिया जाता है। इससे बने बैरल को ड्राइविंग यंत्रावली द्वारा धीमी गति से लगभग 30 आरपीएम पर घुमाया जाता है। यह मशीन शक्ति है। यह विधि जटिल आकारों को छोटे कास्टिंग के लिए बहुत प्रभावित किया जाता है। यह क्रियावती होती है और परंतु इस विधि द्वारा अत्यधिक उभार वाली कास्टिंग की सतह पूर्णतः साफ नहीं किया जाता है। सैंड ब्लास्टिंग, इस विधि में बड़े आकार के सैंड कणों को तीव्र गति से कास्टिंग विधि के लिए सीधा डाला जाता है। प्रवाह के तीव्र गति को सेक्शन फीड, ग्रेविटी फीड सीधे दाब पर प्राप्त किया जाता है। सैंड कणों को कास्टिंग सतह पर डालने के कारण कण छोटे छोटे में टूट जाते तथा कास्टिंग सतह को रगड़कर साफ करने के लिए सैंड के कणों को वातावरण में भर दिया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शॉर्ट ब्लास्टिंग, इस विधि द्वारा कास्टिंग सतह को साफ करने के लिए एब्रेसिव तत्वों का उपयोग किया जाता है। यह एब्रेसिव तत्व सामान्यतः स्टील की बनी छोटी गोलियां होती हैं, जिन्हें तीव्र गति से कास्टिंग पर फेंका जाता है। इस विधि में गोलियों को तीव्र गति से प्रदान करने के लिए मुख्यतः अपकेंद्रीय का उपयोग किया जाता है तथा इस शॉर्ट ब्लास्ट व्हील को 300 आरपीएम तक रखी जाती है। शॉर्ट ब्लास्ट मशीन की विधि प्रकार होती है तथा कास्टिंग के आकार पराक्रम कास्टिंग के आधार पर शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन का चयन किया जाता है। छोटे मध्यम आकार की कास्टिंग के लिए शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीनों को नीचे दर्शाया गया है। इस प्रकार की शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन 40 केजी तक की सतह को साफ किया जाता है। हाइड्रो ब्लास्टिंग, यह विधि एक तुलना अधिक प्रभावशाली होती है तथा कास्टिंग की सतह के दौरान वातावरण विधि द्वारा पानी को सैंड के लिए मिश्रण को कास्टिंग की विधि पर डाला जाता है। इस विधि द्वारा हार्ड कोर को कास्टिंग सतह कहा जाता है। केमिकल द्वारा सफाई, कास्टिंग को केमिकल द्वारा सफाई विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विधि, इस विधि द्वारा कास्टिंग की सफाई के लिए विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। इसमें कास्टिंग का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। पिकलिंग, इस विधि को कास्टिंग को साफ करने के लिए
अम्लों का उपयोग किया जाता है तथा कास्टिंग में इनमें डुबोया जाता है अतः धातुओं की बनी कास्टिंग के लिए अलग अलग अम्लों का उपयोग किया जाता है। जैसे लौह धातु की कास्टिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा अलौह धातुओं के लिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कास्टिंग को इन अम्लों को निकालकर एल्कलाइन घोल में डाला जाता है तथा बाद में इसे गर्म पानी से धो दिया जाता है ताकि सतह से अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाए। यह नमी धूमि एवं सुविधाजनक विधि है। कास्टिंग विधि, कास्टिंग की सफाई के बाद उसका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण कार्य कास्टिंग की सफाई से पहले की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के चरणबद्ध रूप से किया जाता है। यदि कोई दोष पाया जाता है तो उसे दूर किया जाता है, जिसमें कास्टिंग की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आ सकता है। जब कास्टिंग तैयार हो जाता है तो उसे ग्राहकों के पास भेजने से पहले उसका पूर्णतया निरीक्षण किया जाता है ताकि ग्राहक का दोष रहित कास्टिंग प्राप्त हो सके। कास्टिंग के निरीक्षण के लिए निम्न विधियों द्वारा बांटा जाता है। प्राथमिक निरीक्षण, प्राथमिक निरीक्षण के अंतर्गत कास्टिंग का बाहरी निरीक्षण किया जाता है। कास्टिंग का आकार, बनावट, वक्रता आदि के निरीक्षण में किया जाता है। प्राथमिक निरीक्षण सफाई के बाद किया जाता है। इसमें बाद में द्वितीयक निरीक्षण किया जाता है। प्राथमिक निरीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दृष्टि निरीक्षण, इस विधि में नेत्र की आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कास्टिंग का निरीक्षण किया जाता है। इसे दृष्टि निरीक्षण कहते हैं। इस विधि में सतह पर पाए जाने वाले दोष जैसे धातु प्रवेश, बात, छिद्र, तप्त आदि निरीक्षण नेत्र अथवा सूक्ष्मदर्शी किया जाता है। द्वितीय निरीक्षण, इस निरीक्षण के कास्टिंग विनीय निरीक्षण में किया जाता है। इसका देखा जाता है अनुसार बनी हुई कास्टिंग की लंबाई, चौड़ाई, व्यास, वक्रता आदि माप लिया जाता है। यदि इनका माप विमाव में नहीं होता तो इसे निरीक्षण के पास नहीं किया जाता। द्वितीयक निरीक्षण, प्राथमिक निरीक्षण के बाद कास्टिंग के अंदर रहे दोषों को निरीक्षण के लिए द्वितीयक निरीक्षण में भेजा जाता है। कास्टिंग के अंदर रह गए दोष जैसे क्रैक, संकुचन, संरचना आदि का निरीक्षण किया जाता है। इसमें दो भाग में बांटा जाता है। भंजक विधि, इस विधि में कास्टिंग को तोड़कर उसका एक सैंपल लेते हैं, फिर उस पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण करते हैं। इस विधि को सही नहीं माना जाता क्योंकि इसमें कास्टिंग नष्ट हो जाती है तथा यह आवश्यक नहीं कि किए गए सैंपल के लिए कोई दोष हो या नहीं हो। बची हुई कास्टिंग को दोष हो जाते हैं। अतः यह विधि उपयुक्त नहीं होता है। इसका